भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है, पहली विशेषता आती है नंबर 1 पर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो संविधान है इसका निर्माण भारतीय जनता द्वारा हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से, और अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता के पास। इसलिए क्योंकि हमारा जो संविधान है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, क्योंकि जनता के पास आखिरी शक्ति है। ठीक है, और आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से हमारा जो संविधान है एकदम स्वतंत्र है। प्रभुत्व का मतलब है कि आंतरिक और देश की जो सीमाएं है उस तरफ, दोनों तरफ से हमारा जो संविधान है वो स्वतंत्र है। दूसरी जो हमारी संविधान की विशेषता आती है वो है प्रस्तावना। हमारे क्या सभी के देश के जितने भी संविधान है उनमें ये प्रस्तावना होती है। हमारे देश की संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार है नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था वही है। प्रस्तावना का आधार 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया वही क्या है? हमारी प्रस्तावना का आधार है। हमारी जो प्रस्तावना है उसको पढ़ने से एकदम कविता सी लगेगी, लेकिन हमारे जो संविधान के जो मूल तत्व है वो सारे के सारे हमारे देश की प्रस्तावना में वर्णित है। नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। हमारा संविधान विश्व में सबसे ज्यादा विशाल है। कैसे? हमारे संविधान में 395 तो अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 395 तो अनुच्छेद है। 26 भाग है। कितने भाग है? 26 भाग है। 12 अनुसूचियां हैं। और 6 परिशिष्टियां हैं। कितनी? 6। 395 अनुच्छेद, 26 भाग, 12 अनुसूची और 6 परिशिष्टियां। जबकि दुनिया का सबसे छोटा जो संविधान है वो अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान में केवल और केवल 7 ही अनुच्छेद है। कितने हैं? केवल और केवल 7 ही अनुच्छेद है। जबकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 26 भाग, अनुसूची 12 और 6 परिशिष्टियां। अब तक लगभग 104 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। और सबसे बड़ा संविधान का जो संशोधन है वो 42वां संविधान संशोधन है। जो 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, यानी छोटा संविधान भी बोलते हैं। तो ये बातें हैं, ध्यान रखना थोड़ी सी। 4 नंबर की विशेषता है लिखित व निर्मित। हमारा संविधान भाई लिखित है। कैसे? ये 395 अनुच्छेद, 26 भाग, 12 अनुसूचियां, ये क्या है? लिखित ही तो है। 22 भाग है वैसे तो, लेकिन इसमें क्या है कि भाग और जोड़ देते हैं, लेकिन सही तौर पर देखा जाए तो 22 ही भाग होंगे भाई। ठीक है ना? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची
104 जो अमेंडमेंट हो चुके हैं और 6 परिशिष्टियां हैं। हमारा संविधान लिखित है क्योंकि हमारे संविधान में लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कुल कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 114 दिन तो प्रारूप तैयार करने में लग गए थे, विचार विमर्श में, प्रारूप में। तो हमारा संविधान सबसे यानी बड़ा भी है, लिखित संविधान है, यानी सब लोगों ने लिखा है। और हमारे संविधान का जो 60% जो हिस्सा है वो 35वां संविधान जो भारत शासन अधिनियम है उससे लिया गया है। तो हमारा संविधान लिखित और जनता द्वारा निर्मित है। ये हो गई विशेषता, 4 विशेषताएं। फिर 5वीं जो विशेषता आती है संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी? संसदीय शासन व्यवस्था। देखो भाई, हमारे देश में क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। कैसे? संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी जो है वो विशेषता क्या है कि कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है? और अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी है। जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है। तो संसदीय शासन व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर दूसरी बात यह है जो हमारा जो राष्ट्रपति है इसका पद केवल और केवल गरिमा के लिए ही है। भाई ये एक ऐसे मान लो राष्ट्रीय प्रतीक। कैसे? क्योंकि इसका चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि ये नाममात्र का औपचारिक सारी की सारी जो शक्तियां किसके पास होती है? मंत्री परिषद के पास। मंत्री परिषद के पास। अगर किसी मंत्री के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समस्त मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, पूरी की पूरी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अगर किसी मंत्री परिषद के सदस्य के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो उसे पूरी की पूरी मंत्री परिषद को ही बर्खास्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है? तो संसदीय शासन व्यवस्था का यही गुण है कि कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है? अगला देखो। फिर छठी जो विशेषता आती है हमारी वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। ठीक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। पहले 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया और इसे अनुच्छेद 31 से ले जाकर सीधा का सीधा अनुच्छेद 300 में रख दिया और केवल एक विधिक अधिकार बना दिया।
तो हमारे संविधान में क्या है? मौलिक अधिकार है। उसके बाद आते हैं हमारे संविधान में 7वीं विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। भाई हमारे संविधान में जो बातें मौलिक अधिकार में नहीं है वो बातें नीति निर्देशक तत्व में है। भाई मौलिक अधिकार में नीति निर्देशक तत्व में एक ही अंतर है, क्या है कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अन्य सभी अधिकारों को लागू करने पर न्यायालय क्या करता है? दंडित करता है। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उसे दंडित करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व के तहत अगर उल्लंघन होता है तो न्यायालय दंडित नहीं करता। कहने का मतलब है ये तो है हमारे कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व है राज्य के कर्तव्य। यानी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया हमारे संविधान में। यह हो गई 7 नंबर की विशेषता। 8 नंबर की विशेषता है गणतंत्रात्मक शासन। हमारे देश में गणतंत्रात्मक शासन है। कैसे? हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, कौन? राष्ट्रपति। भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? जनता द्वारा। किस विधि से? अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार। तो ये वंशानुगत न होकर के क्या हमारा जो गण का प्रधान, जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्र का पति है, वो गण का प्रधान है और इस गण के प्रधान का निर्वाचन जनता करती है, न कि वंशानुगत है। यानी राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति, उसे बोलते हैं वंशानुगत। जबकि ब्रिटेन में यह व्यवस्था है कि वहां का जो राजा है वो वंशानुगत है और हमारे देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, और जबकि इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। इसीलिए तो कहा जाता है हमारा जो राष्ट्रपति है वो राज करता है, यानी राष्ट्र करता है, शासन नहीं। असली शक्ति वह मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के पास होती है। फिर 9 नंबर की विशेषता आती है हमारी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भाई हमारा संविधान है वो समाजवादी व्यवस्था। ये तीनों के तीनों 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़े गए थे। प्रस्तावना में समाजवाद का मतलब है कि समाज में जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, यानी धन का जो वितरण है वो सही तरीके से होना चाहिए, यानी मजदूरों के घंटे फिक्स करना, वो क्या है? समाजवाद है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है सभी धर्म समान है, किसी एक धर्म को राज्य संरक्षण, यानी भारत किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं देगा। अखंडता का मतलब है हमारा देश अखंड है, अखंडित नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आती है 10 नंबर की विशेषता, वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। दस नंबर की विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य यदि कार्यपालिका कोई कानून, जो संसद में जो कानून बनता है, यदि वो सही नहीं है, जनता की भलाई के लिए नहीं है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो न्यायपालिका क्या करेगी?
उसे जुडिशरी रिव्यू के तहत यानी न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उस कानून को अवैध घोषित कर देगी। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो संविधान में पूर्णतः लिखित है कि जो न्यायाधीश होता है, संविधान में जो न्यायाधीश लिखित है कि जो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होता है, जो उससे हटाने की प्रक्रिया केवल और केवल महाभियोग है, इसके अलावा कोई हटा नहीं सकता कोई और विधि से। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका क्या करती है, उसे अवैध घोषित कर सकती है न्यायिक पुनरावलोकन के तहत। तो हमारी जो न्यायपालिका वो पूर्णतः स्वतंत्र है। इसके अलावा जो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं उसमें कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं होती है जब चुना जाता है तो, क्योंकि न्यायाधीश का वेतन भी है वो संसद फिक्स करती है, न कि कार्यपालिका। इसलिए हमारी जो न्यायपालिका वो पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी के दबाव में आकर के अपना फैसला नहीं करती। तो ये हो गई हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा है नंबर 11 एकात्मक व संघात्मक संविधान। कैसे? हमारा संविधान एकात्मक भी है और हमारा संविधान संघात्मक भी है। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था वो होती है यानी जो राज्य और यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया है। ठीक है। यानी संघ सूची 3 सूची है, 246 अनुच्छेद 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियों में बांटा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों में बांटा है, यानी केंद्र राज्य समूह को इन सूचियों में बांटा है। यानी संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगी, ठीक है, राज्य पर राज्य, और समवर्ती सूची पर ये दोनों मिलकर कानून बनाएगी। लेकिन ध्यान रहे, समवर्ती सूची के तहत यदि केंद्र द्वारा विधि बनाई गई है, अगर दोनों में अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र द्वारा विधि बनाई गई है वो मान्य हो। ठीक है। तो संघवाद का मतलब है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता यही होती है कि एक तो केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, संविधान है वो लिखित होना चाहिए, तीसरी न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। ये संघात्मक शासन की विशेषता। लेकिन इसके अलावा हमारे संविधान में एकात्मक शासन की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमारे देश में, अब जैसे मैं राजस्थान का हूं तो राजस्थान के होने के नाते साथ साथ में क्या है, भारत का पहले नागरिक हूं। नागरिक किसका हूं? पहले भारत का हूं, मैं राजस्थान का नहीं हूं। ठीक है। जबकि अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका में यदि कोई वर्जीनिया का नागरिक है तो वो वर्जीनिया का भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसकी? राज्यपाल की। किसकी सलाह पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ये क्या है? ये भी एकात्मक विषय है। इसके अलावा हमारी आपातकालीन शक्तियां, इसके अलावा हमारी आपातकालीन शक्तियां, हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं।
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे इनकी खूब। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। यदि ये तीनों आपातकाल लग जाते हैं तो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो विशेषता है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, एकात्मक विशेषता बन जाएगी। संविधान में जितनी भी संघात्मक शासन की विशेषता वो क्या हो जाएगी, एकात्मक में बदल जाएगा। हमारा संविधान एकात्मक शासन हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके लिए इसके अलावा आत्मक शासन की विशेषता ही तो है। तो ये एकात्मक और संघात्मक का दोनों का सम्मिश्रण है। इसे बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक की ओर झुका हुआ संविधान। तो ये हो गई हमारी संघात्मक और एकात्मक शासन विशेषता। आगे देखते हैं। इसके अलावा है हमारी जो 12 नंबर की विशेषता है, लोक कल्याणकारी राज्य। इसके बारे में कोई ज्यादा नहीं है, लोक कल्याण के बारे में यानी सबका कल्याण किया जाता है हमारे देश में। फिर आती है नंबर 13 न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि न्याय का पुनरावलोकन, यानी संसद द्वारा कोई भी अगर विधेयक पारित किया जाता है तो वो मूल अधिकार से अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, उसे अवैध घोषित कर सकती है। यही क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन है। और हमारे देश में न्यायिक पुनरावलोकन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगली नंबर 14 नंबर की विशेषता है अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग का अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों का संरक्षण। हमारे संविधान में अल्प जो संख्यक है उनका संरक्षण दिया गया है, यानी साफ साफ कहा गया 28 और अनुच्छेद 29 में अपनी जो भाषा लिपि इसके तहत अपनी जो अल्पसंख्यक है वो बचा सकते हैं। इनके अलावा इनको विशेष दर्जा भी दिया गया और जबकि पिछड़े वर्ग जैसे एससी एसटी ओबीसी इनको भी अलग तरह की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 इसके तहत तो पिछड़े वर्गों का संरक्षण भी किया गया। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेसन में हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।